हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 4.5 पार्ट 1। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक में से पूछा जाता है और इसमें भी जो मेजर ऑफ द पार्ट है इसके सॉल्यूशन का वो है ए इनवर्स, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। एडजॉइंट, ए इनवर्स, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं और ए इनवर्स निकालने के बाद उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिर्फ इतना सा इसमें है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो डिटर्मिनेंट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट बताए थे, उसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। सारी चीज़ें उसी में हैं कि हमने बताया था आपके पास कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है और होमोजीनियस कौन सी होती है वो बताता हूँ आपको। तो अगर आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ये तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था, इससे हम लोग डिटर्मिनेंट लेके आए थे। हमने बताया था कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये हमने जूनियर क्लास में स्टडी किया था। और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है a1 b2 माइनस b1 a2, वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ था डिटर्मिनेंट। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 है, तो देखिए 2 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 6, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था और इसमें आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए तो माइनस 3y इज इक्वल टू -1, दैट इज y इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5x इज इक्वल टू 5/2, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड की अगर हम बात करें यहीं पे, तो हमने आपको बताया था कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, तो यहाँ पे दो केसेस थे। एक था आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। और इसी तरह से केस 3 था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। तो दोनों ही केस में अगर हमारे पास ये और ये है तो हमें इनफाइनाइट भी मिल सकता है और नो भी मिल सकता है। डिपेंड करता था कि इफ दिस इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इनफाइनाइट होता था, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो नो सॉल्यूशन था। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, 3y इज इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 है। तो यहाँ पे आपके पास मोरलाइज आप कहेंगे सर ये तो एक ही इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन दो ही हैं बट सेम रेशो में है। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी सिंपली पुट x इज इक्वल टू k या y इज इक्वल टू k, किसी एक को k एज्यूम कर लीजिए वेयर k इज एनी अननोन। तो जितनी वैल्यू k की रखेंगे 1 2 3 4 5 6 उतनी ही x की वैल्यू मिलेगी और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही y की वैल्यू मिलेगी। एंड y 6 माइनस 2k अपॉन 3। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, k की अलग अलग वैल्यू रखते रहिए, y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह से अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, इसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में बताएं तो 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया इज इक्वल टू 7, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया था। ये हम लोगों ने जब आपको डिटर्मिनेंट, ये वाला पार्ट इसको कोरिलेट किया था डिटर्मिनेंट से, तो इट मीन्स व्हाट कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंसी भी, अब एक वर्ड हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज कंसिस्टेंसी, वो कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जा रहे हैं।
और इसी तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 में हमें इनफाइनाइट भी मिल सकता है और नो भी मिल सकता है। तो इनफाइनाइट कब मिलेगा, नो कब मिलेगा, वो अब हम स्टडी करेंगे फर्दर। तो यहां तक तो चीज क्लियर हो गई। तो यहां पे हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये चीज ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वर्ड। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो अब हमारे पास आएगा कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा और हमें बताना होगा कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, मींस उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए अब हम लोगों ने यहां से क्या किया, अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो बहुत सिंपल हो गया कि कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो क्या होगा, तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट जैसे मैंने बताया आपको, नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट हो सकता है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट हो सकता है मींस नो सॉल्यूशन। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी ये फाइंड करेंगे। अगर ये 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है एंड नो सॉल्यूशन है। बस इतने से कॉन्सेप्ट इसमें है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसके आपको नोट्स भी, काइंड ऑफ नोट्स भी तैयार करा देते हैं। तो ये तो मैं आपको बैकग्राउंड में लेके गया। अब हम लोग चलते हैं अपना जो हमारे पास कोर्स है, जो सिलेबस है उसमें। अब हम लोगों का है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहला हमारे पास आता है मैट्रिक्स मेथड और मार्टिन मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, कि जब इक्वल टू में हमारे पास कोई वेरिएबल हो और अगर इक्वल टू में 0 हो तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होंगी। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे वो इसके बाद आएगा। तो सपोज हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है विद 3 अननोन। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म हमें पता है, इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट इट एज इन मैट्रिक्स फॉर्म this can be written as A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 and this of X Y Z is equal to D1 D2 D3 and let it be AX is equal to B say where A is this one, X is this one and B is this one। ये हम लोगों ने assume कर लिया। अब इसमें केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 में क्या होगा हमारे पास, कि केस फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे अभी हमने आपके इसके कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होता है एंड यूनिक होता है। और वैसे भी देखिए जब हमने इनवर्स वाले कॉन्सेप्ट बताए थे तो बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है मीन्स नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये जो आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी से, दिस इज योर इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 है। तो फर्स्ट इंप्लाइज जो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, इसमें अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड ए इनवर्स की, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज ए इनवर्स बी। और एक किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी की तो वही हो जाता है, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है इसका। तो इट मीन्स कि इफ, तो यहाँ से कंक्लूड क्या हुआ कि इफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज
कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम आएगी हमारे पास जब केस सेकंड में कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो क्या होगा। तो इस केस में देन वी फाइंड adjoint A into B. First, adjoint A into B is equal to 0. अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, this implies system of equation is consistent. Equation is consistent. बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 होना चाहिए कि नॉन 0 होना चाहिए, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। और केस थर्ड हमारे पास आता है, केस थर्ड आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। तो अब दोनों केस में देखिए, यहां पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां पे भी 0 है। तो मींस जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0 होगा तब तो बहुत सिंपल है, सीधा कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा और निकाल लेंगे उसको। पर अगर 0 के इक्वल होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो जैसे अभी किया, देन वी फाइंड, देन इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स हमें ये वाला टर्म एडजॉइंट ए इंटू बी फर्दर निकालना पड़ेगा। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है एंड हैव नो सॉल्यूशन, एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वाले केस में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। यहां तक भी स्टूडेंट को याद रहता है। कंफ्यूजन आता है सबसे ज्यादा कि 0 होना चाहिए या नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 के केस में कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम कंफ्यूज कर जाते हैं यहां से कि जब नॉन 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। ये तो हमारे पास था, देखिए कि मैट्रिक्स हम लोगों ने केस ए लिया था, ये हमारे पास केस ए था। हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, तो केस ए था हमारे पास नॉन होमोजीनियस। अब हमारे पास आएगा होमोजीनियस। तो अगर इक्वेशन 1 जो हम लोगों के पास नॉन होमोजीनियस वाली थी, ये वाली देखिए, ax इज इक्वल टू बी, इसमें अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहेंगे हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस है। तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन होगी ax इज इक्वल टू 0। अब केस फर्स्ट की डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये ax इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो ax इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ x 0 होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ x तभी 0 होगा जब आपके पास सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होंगे। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ x आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये इस तरह से है x y z, इस तरह से लीजिए इसको, ये इस तरह से है x y z। तो ये तभी 0 होगा जब इसके सभी एलिमेंट इंडिविजुअली 0 होंगे। मीन्स दिस इंप्लाइज देन x इज इक्वल टू, और ये 0 होगा मीन्स मैट्रिक्स x 0 होगी, एंड दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 इज 0। इस सॉल्यूशन ओनली, ओके। तो चलिए अब इसका केस सेकंड डिस्कस करते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है खास। तो इसका केस सेकंड कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो सिस्टम हो जाएगा हमारे पास, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट कैसे होगा वो भी देख लीजिए, वैसे तो डायरेक्ट आपको लर्न करना है। हमने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, तो हम ये निकालते हैं। इस केस में b तो हमारे पास 0 है ही है, तो अगर b 0 होगा तो एडजॉइंट a इंटू बी हमारे पास 0 होगा। 0 का मतलब हमारे पास केस 2 आ गया। केस 2 मीन्स जो अभी हम लोगों ने नॉन होमोजीनियस के लिए डिस्कस किया था, तो उस केस 2 में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। तो वही चीज यहां पे भी है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है।
तो बहुत सिंपल है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन कि आपके पास इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल ये होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज 5 2 7 3 x y is equal to 4 4 5, and this implies ax is equal to b c, where a is this, x is this and b is this। अब हमें बताना है, हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले वी चेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 2 7 3, दैट इज 15 माइनस 14, दैट इज 1, नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मीन्स कंसिस्टेंट होगा एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए ये यहाँ पे तो आसानी से दिखता है कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है, पर इसके आगे फर्दर जो इसका प्रोसेस होता है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। जबकि हमारा जो इनकंसिस्टेंट वाला पार्ट होता है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें ये फील ज़रूर होता है कि थोड़ा सा आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही, चीज़ें अलग अलग आएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्वेश्चन हमारे शॉर्ट होते हैं, ईजी होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन होता है। तो चलिए, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या, एंड सॉल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप ए इनवर्स निकाल दीजिए, बी निकाल दीजिए। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए से, और ये 2 इंटू 2 की है मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनकी लोकेशन चेंज, और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उनका साइन चेंज। तो ये तो एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1, तो यही वैल्यू मिलेगी आपको 3 माइनस 2 माइनस 7 5। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b मीन्स 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू 4 5, दैट इज, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 10 एंड माइनस 28 प्लस 25, दैट इज 2 माइनस 3, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x मीन्स xy, and this implies x is equal to 2 and y is equal to minus 3। तो दिस इज अवर आंसर। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते करते कोशिश करेंगे कि एक एक दो स्टेप हम लोग रिड्यूस कर दे। देखिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो यहाँ पे जैसे आप कहेंगे कि सर ये एडजॉइंट ए क्या एग्जाम में हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का अगर आता है आप डायरेक्ट लिख दीजिए। और मैं तो कहता हूँ इनवर्स में भी जो आपने ये इनवर्स निकाला और उसके बाद ये जो एक्स निकाला, इसको भी थोड़ा शॉर्टकट कर दीजिए, एक स्टेप और रिड्यूस कर दीजिए कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, और एडजॉइंट ए आपके पास ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है। तो ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा हमें तो एक्स निकालना है ना, इनवर्स थोड़ी ना निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 माइनस 7 माइनस 2 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, इंटू बी मीन्स 4 5। तो ये स्टेप भी हम लोगों ने, ये वाला जो है स्टेप, ये भी रिड्यूस कर दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, डिटर्मिनेंट निकाल दिया,
इज इक्वल टू -11 एंड नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एडजॉइंट हमने डायरेक्ट निकाल दिया विदाउट फाइंडिंग कोफैक्टर, हमें डायरेक्ट मालूम है। और x हमारे पास, और अब हम इसका इन्वर्स भी नहीं निकाल रहे, इन्वर्स भी हम यहीं पे निकाल देंगे, एक स्टेप और रिड्यूस कर देंगे कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। ये हमें थोड़ा टाइम सेव करेगा। तो एडजॉइंट a हमारे पास ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास ये आ गया और b हमारे पास ये आ गया, मल्टीप्लाई कर ली, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट होगा, बहुत सिंपल है। और अगर 0 होगा तो हमें जो है हमारे पास कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, हम लोगों के पास फर्स्ट पार्ट है इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये हो जाएगा 1 2 2 3 एंड दिस इज x y इज इक्वल टू 2 3 एंड दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू b से, एंड से दिस इज फर्स्ट। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट था। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम सीधा ही कह देंगे कि कंसिस्टेंट है, उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 दैट इज 3 माइनस 4 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं फर्दर करने को। सेकेंड पार्ट में आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो आपके पास है 1 2 2 4 एंड x y इज इक्वल टू 9 7 एंड दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू b। से दिस इज फर्स्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास देखिए 4 माइनस 4 0 है। तो अब आपके पास जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें फर्दर चेक करने पड़ेगा एडजॉइंट। तो पहले हम एडजॉइंट a निकाल देते हैं, सेकेंड ऑर्डर का है तो आसानी से निकल जाएगा 4 1 -2 और एडजॉइंट a इंटू बी निकाल देते हैं, एडजॉइंट a इंटू बी। ये क्या होगा? एडजॉइंट a इंटू बी इज 4 -2 -2 1 एंड b इज योर 9 7 एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर ये नॉट इक्वल टू, देखिए वहां पे 0 नहीं था, नल मैट्रिक्स था, तो थोड़ा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स है नहीं है, इट मींस कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। अगर मैट्रिक्स होता तो कंसिस्टेंट होता। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हैं तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में 3 -1 2 2 1 3 तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लिया। और देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोशिश करिए अपनी कैलकुलेशन को इजी करने की। तो जो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी उन प्रॉपर्टीज को भी अप्लाई करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, उससे कैलकुलेशन हमारी बहुत रिड्यूस हो गई, तो हमारे पास 0 आ गया। इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन भी आप कर सकते थे। इसके बेनिफिट ये होंगे कि एक तो आपको प्रॉपर्टी रिकॉल होती रहेगी और दूसरा कैलकुलेशन इजी होगी। पर नॉर्मल कोर्स में हम लोग यही कहते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, चलो इसी का एक्सपेंशन कर देते हैं, और प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और रिकॉल भी नहीं हो पाती चीज़ें। तो चलिए अब इसके आगे हमारे पास ये क्या आ गया? इज इक्वल टू 0 मीन्स ये कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया था बहुत ध्यान से निकालेगा कोफैक्टर, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहले तो आप साइन लगा लीजिएगा, ये सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए। A21 इज़ नेगेटिव, A23 इज़ नेगेटिव, A31 इसमें प्लस माइनस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और वहीं पे अक्सर गलती होती है। अब A11 मीन्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास आ गया दिस -1 एंड +6 दैट इज प्लस का 5,
इसी तरह से A12, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब इसका एडजॉइंट, और अब एडजॉइंट ऑफ ए तो बहुत सिंपल होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मींस 5 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 5, दैट इज माइनस 5 माइनस 5 5। बहुत ध्यान से करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी कर दीजिए, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इट मीन्स अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है मीन्स इनकंसिस्टेंट है। तो यही हम लोगों को बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट अब देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी सेम इसी तरह से है। तो देखिए बहुत सिंपल था ये। तो ax इज इक्वल टू बी, डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब देखिए इस बार डिटर्मिनेंट हम लोगों ने सिंपल एक्सपेंशन किया, तो देखिए कैलकुलेशन कितनी है इसमें, और वहीं पे अगर हम लोग इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज कर लेते कि इसको हम लोग यूज कर देते r1 इज r1 प्लस 5r2 एंड r3 इज r3 प्लस 4r2, तो ये बहुत इजीली रिड्यूस होके कैलकुलेशन हमारी ये वाली जो है बहुत रिड्यूस हो जाती। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए ये अगर आप ध्यान दें तो ये आप कहेंगे सर ये तो एक ही इक्वेशन है, बट ये एक इक्वेशन नहीं है, ये दो इक्वेशन है इन सेम रेशो। और अगर सेम रेशो में है, आप यहाँ से भी देखिए 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 1/7, और अगर आपको याद हो जो हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बट यहाँ पे चलिए हम लोग इसका पहले डिटर्मिनेंट, पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे, उसके बाद उसे करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा 1 7 1 7 x y is equal to 1 7, and this implies ax is equal to b से फर्स्ट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a चेक करिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 0 होगा। इट मीन्स कि ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फर्दर कैसे चेक करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7 1 -1 -7, और एडजॉइंट ए इंटू बी कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 -1 -7 1 इंटू 1 7, और ये हो जाएगा 7 -7 दैट इज 0, -7 + 7 इज 0, दैट इज दिस इज नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स आते साथ ही ये हमारे पास हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 0 आते साथ ही इनकंसिस्टेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था ना 0 है तो सिंगुलर और नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, तो वहीं पे वही चीज़ें जो है इसमें सिमेट्री बिठाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा एक्चुअल में है नहीं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अब ये सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन को निकालने का बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। आपके पास ये जो एक इक्वेशन है इसमें से कि लेट x इज इक्वल टू के, एक्स को k एज्यूम कर लीजिए या y को k एज्यूम कर लीजिए, वेयर k इज एनी अननोन नंबर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंप्लाइज y इज 1 माइनस k, x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, तो यही सॉल्यूशन है। एंड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 1 माइनस k। k के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें x और y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, ये सेकंड पार्ट इसका पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 7 में, थर्ड पार्ट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2009 में, फोर्थ पार्ट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2020 में, फिफ्थ पार्ट पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2016 में। तो अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। और देखिए ए इनवर्स, तो या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा।
तो सेम मेथड हम लोगों के पास, इसको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। 3/3 के 2/2 की होती तो एडजॉइंट निकालने वाला काम कम हो जाता है। यहाँ पे एडजॉइंट मींस कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी और अक्सर स्टूडेंट वही गलती करते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, से बड़ा ध्यान से करिएगा। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई कि R2 इज R2 माइनस R1 एंड R3 इज R3 माइनस R1। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम लोगों ने एक्सपेंशन कर दिया, -8 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यही हमारे पास मेथडोलॉजी थी। अब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सब वैल्यूज लिख लीजिए और साइन और लिख दीजिए यहाँ पे। ये साइन बहुत कंफ्यूज करता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चला यहाँ डिटर्मिनेंट के साइन तो लगा दिए और ये वाले साइन हम भूल जाते हैं, तो ये हम लगा देते हैं पहले ही। अब आप इसके कोफैक्टर निकाल दीजिए और कोफैक्टर निकालने के बाद जैसे हमारे पास x है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b मीन्स एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी। हम a इनवर्स निकालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट a हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a और b, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं a11, ये सारे कोफैक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास आ गया। अब हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलिए एडजॉइंट a इस कोफैक्टर जो निकालें इसका ट्रांसपोज है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास है -8, तो ये आ गया। एडजॉइंट a इसका ट्रांसपोज मींस 11 -1 -7 -5 -1 1 एंड -14 2 एंड 6। तो हमें कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि हमें इसका एडजॉइंट भी निकालना है और इनवर्स भी निकालना है। तो ना तो हमने एडजॉइंट दिखाया कि कहाँ निकाला, ना हमने इनवर्स दिखाया कि कहाँ निकाला। हमने सीधा एक सॉल्यूशन निकाल दिया और सॉल्यूशन हमें ये पता था, एडजॉइंट हमें पता है कि इसका ट्रांसपोज। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कोशिश करिए कम से कम स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन में गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड वी विल गेट अवर आंसर एंड दिस इज तो देखिए कितना सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई कर ली और दिस इज हमारे पास ये x आ गया और x1 इज 1, x इज 1, y इज 2, z इज 3। दिस इज अवर आंसर। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, तो अब हमें वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझ में आ गया। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, नॉट इक्वल टू 0 है मींस a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, निकालिए, निकालने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर निकाल दीजिए, सारे कोफैक्टर निकाल दीजिए। और x इज इक्वल टू जो a इनवर्स b था वो था एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो ये जो कोफैक्टर निकले इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से निकाल चुके इंटू b और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यही दो स्टेप हैं। चलिए नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था। यहाँ पे भी आपके पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, डिटर्मिनेंट a निकाला, 6 आ गया, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन हमारे पास ये है। अब हम लोग कोफैक्टर निकाल दिए हमने सारे कोफैक्टर। ये बहुत ध्यान से करेगा, यहाँ बहुत गलती होती है। x इज इक्वल टू a इनवर्स हमने ना हमने एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला, ना निकाल के शो किया, ना a इनवर्स निकाल के शो किया। हमने डायरेक्ट कर दिया एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ये निकल चुका है, ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पे b आ गया। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 6 एंड दिस इज अवर आंसर। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। तो देखिए सेम मेथड तक कहीं कोई चेंज नहीं। हमारे पास ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4। हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाल दिए और इन कोफैक्टर का ट्रांसपोज किया तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और बी हमारे पास है सिंपल मल्टीप्लाई किया। तो देखिए हम लोगों ने कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में किया। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में करेंगे, अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, 2 पेज 3 पेज स्टेप पे स्टेप लिखते चले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से यही फायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसी का 4th पार्ट सेम है, अब कोई चेंज नहीं है इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई एंड दिस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू -3। तो बहुत सिंपल है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सिर्फ इसका ध्यान रखिए और ये एकदम फिक्स स्टेप है आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का 5th पार्ट देखिए 2016 में आया हुआ भी है। देखिए बहुत सिंपल था, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1, और लिमिटेड स्टेप हमारे, कहीं कोई स्टेप ना तो कम हुआ ना बढ़ा। पर जब हम लोग इसे फर्स्ट टाइम करते हैं तो इसमें इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम इसको स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें थोड़ा करेक्शन है। अगर हम लोगों के पास जो बुक में सॉल्यूशन है, अगर हमें वो सॉल्यूशन चाहिए तो दिस वैल्यू इज -3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हम लोगों के पास आ गया, दिस इज x। तो x मीन्स दिस x इज इक्वल टू माइनस का साइन और एडजस्ट कर दीजिए, 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बस सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा पूरे फोकस तरीके से। क्वेश्चन लेंथी भी नहीं है, अगर प्लान तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी भी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 4.5 की ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।